नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे गुणनखंड, गुणज और उनके गुण के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक की शुरुआत होती है, वो होती है गुणनखंड से। यानी कि कोई भी संख्या यदि हम दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात यानी कि उसका कोई भी शेषफल नहीं बचता, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, तो गुणनखंड आता है। यानी कि दूसरी संख्या जो होती है पहली संख्या का क्या होती है, गुणनखंड या कह सकते हैं, या उसको कहते हैं अपवर्तक। यानी कि आप इस अपवर्तक जो शब्द हमने काम में लिया, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इन संख्याओं के अपवर्तक क्या है। यानी कि गुणनखंड की जगह अपवर्तक भी नाम देते, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। किस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास एक 6 है, और जैसे हमारे पास 6 के गुणनखंड ज्ञात करने हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे 6 के गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड हमारे पास क्या होंगे, आप देखिएगा 6 के गुणनखंड हो सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले 1 से भाग दूं तो उसके अंदर पूरा जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 2 का भाग दूं तो भी पूरा जाएगा। अगर मैं इसमें 3 का भाग दूं तो भी पूरा जाएगा। अगर मैं इसका 4 में भाग दूं तो आपको देखो कि इसके अंदर शेषफल बच रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 5 में भाग दूं तो भी हमारे पास कुछ शेषफल बच रहा है। और इसी प्रकार अगर मैं 6 के अंदर भाग दूं तो वह पूरा जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 6 के जो गुणनखंड है वो 1, 2, 3 और 6 है, तो इन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। यानी कि जब हम कोई संख्या को यदि दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उसका अगर पूरा भाग जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह उसके गुणनखंड है। यानी कि आप देख सकते हो 6 के गुणनखंड 1 से भाग दें तो 6 पे पूरा जाएगा। 2 से अगर भाग दें तो इसका शेषफल 0 बचेगा। 3 से भाग देने पर भी इसका शेषफल 0 बचेगा, और 6 से भाग देने पर भी इसका शेषफल 0 बचेगा। यानी कि ऐसी संख्या है जिसको अगर हम भाग दें जिसमें से शेषफल कुछ ना बचे, यानी कि शेषफल 0 बचे, तो ऐसी संख्याओं को हम गुणनखंड कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब हम बात करने वाले हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में, यानी कि कॉमन फैक्टर के बारे में। तो कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई संख्या 2 या 2 से अधिक से संख्याओं से प्रत्येक का गुणनखंड हो। अगर हमारे पास 2 ऐसी संख्याएं हैं, अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना चाहें तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं 24 और 36। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, हमारे पास संख्याएं हैं 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है अगर उसे भागते हैं तो वह पूरा जाएगा, और जो होनी चाहिए दोनों के अंदर है। यानी कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को उस संख्या से भाग दे दूं तो इसके अंदर पूरा जाएगा, तो वो क्या हो सकती है हमारे पास। इसके लिए हो सकती है कि इसके अंदर अगर हम 2 का भाग देते हैं तो भी इसके अंदर पूरा जाएगा। अगर इसके अंदर मैं 4 का भाग देता हूँ तो इसके अंदर भी पूरा जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 6 का भाग देता हूँ तो भी पूरा जाएगा। यानी कि जो है वो 2, 4, 6 ये क्या बन गए, इसके लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गए। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 2 × 12 तो इसका मान हो गया 24 है, और 2 × 18 तो इसका मान हो गया 36 है। इसी प्रकार बात करूँ कि 4 × 6 तो ये हो गया 24 है, और 4 × 9 यानी कि ये हो गया 36। आप देखोगे इसके गुणनखंड में 2 आ रहा था और 2 आ रहा था, ये उभयनिष्ठ हो गया। इसी प्रकार इसके गुणनखंड में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये भी इसका क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया। अगर मैं बात करूँ 6 × 4 तो ये आ गया 24, और 6 × 6 तो ये कितना हो गया 36। यानी कि हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसी संख्या को कहता है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। तो आप देखिए अगर मैं 24 और 36 की बात करता हूं तो उसके अंदर आप देखिए 2 से अगर भाग दूंगा तो भी इसका शेषफल 0 बचेगा। 4 से अगर मैं दोनों संख्याओं को भाग दूंगा तो भी हमारे पास शेषफल क्या है, 0 बचेगा। अगर मैं 6 से भी अगर दोनों संख्याओं का भाग दूंगा तो इसका जो है वो भी शेषफल 0 बचेगा। यानी कि ऐसी संख्या को कहा गया था कि यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो।
अगर जितनी संख्याएं हमारे पास दी है उसके अंदर प्रत्येक में भाग जा रहा है। अगर हम एक इसके अंदर 32 और मिला लेते हैं तो ये 1, 2 और 4 का गुणनखंड रह जाता, 6 का गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे 32 का जो भाग है वो 6 के अंदर नहीं जाता, 6 से भाग करने पर नहीं चलता, 6 पर कुछ ना कुछ बचता है। तो अगर 30 होता तो हम कह सकते थे कि इसका 2 और 6 गुणनखंड हो जाता। इसी प्रकार अगर अलग अलग संख्याओं के लिए इसके अलग अलग गुणनखंड है। तो अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? किसी भी संख्या के गुणनखंड में यदि अभाज्य संख्याएं हो, यानी कि किसी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो तो हम उसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 18 के गुणनखंड करने हैं। आप देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 18 के गुणनखंड। तो हमें क्या करने हैं, 18 के गुणनखंड करने हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 18 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 3, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। आप इसमें देखोगे 2 क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। तो आप देखोगे 2 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, उसमें अगर 1 का 2 का भाग ही जाता है केवल। 3 के अंदर आप देखोगे तो 1 और 3 का ही भाग जाता है, यानी कि एक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हम उसे कहेंगे, यानी कि किसी भी संख्या यदि गुणनखंड में यदि अभाज्य संख्याएं हो तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो आप देखिए 18 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 × 3 प्राप्त हो रहा है, और ये क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इस प्रकार से गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गुणज, यानी कि मल्टीपल्स। इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के गुणज या अपवर्त्य। अब आप इस शब्द को याद रखिएगा कि अपवर्त्य किसे कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि अपवर्त्य शब्द भी पूछ सकता है। अब हमने कहा कि किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई संख्या है उसको हम 1 से 2 से 3 से अगर गुणा कर रहे हैं तो उसके क्या हो गया, हमारे पास गुणज प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहलाती है। किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करें अगर 5 के गुणज की, तो 5 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं। मैं अगर बात करूं 5 के गुणज की, यानी कि 5 के गुणज, तो हमारे पास 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। यानी कि अगर मैंने जब 5 को 1 से गुणा किया तो मेरे पास 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 5 को मैंने जब 2 से गुणा किया तो मेरे पास 10 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर मैं 5 को 3 से गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास 15 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 15 को 4 से गुणा कर रहा हूँ तो हमारे पास 20 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमने कहा था कि यदि किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य को उस संख्या को अन्य संख्या से गुणा कर दें, यानी कि आप देखिए हमने 5 को 1 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया, 5 को 4 से गुणा किया, यानी कि हमने इसको अन्य संख्या से गुणा किया तो हमें इसी संख्या को पूरी विभाजित, यानी कि इनके गुणज प्राप्त हो गए। और अगर मैं इनमें 5 में, 10 में, 15 में, 20 में अगर 5 का भाग दे रहा हूँ तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है, 0, यानी कि इनका जो पूरा भाग भी जा रहा है। तो यानी कि हम कहेंगे कि किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। तो ये हो गए गुणज, यानी कि मल्टीपल्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं मेनली एग्जाम के अंदर कि आप बताइए कि इसके गुणज कौन से होंगे, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, यानी कि इसके जो मोस्टली टॉपिक है उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, यानी कि एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर प्रत्येक संख्या गुणनखंड है। अगर आपको 2 के गुणनखंड करने हो तो हम लिखेंगे 1 × 2, अगर 3 के गुणनखंड करने हो तो 1 × 3, यानी कि एक जो है वो प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। दूसरी बात कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, यानी कि अगर हम 6 का करेंगे तो 1 × 6 कर सकते हैं, 2 का 1 × 2, 3 का 1 × 3, यानी कि 2 जो है वो अपनी भी स्वयं की भी गुणनखंड है, 3 है वो भी अपनी स्वयं की गुणनखंड है, यानी कि प्रत्येक संख्या जो होती है वो स्वयं की भी गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या उसके बराबर होता है। अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि अगर हम किसी संख्या गुणनखंड कर देते हैं तो या तो उसके बराबर आ सकता है, यानी कि आप देखिए कि अगर मैं 2 का गुणनखंड करता हूँ तो 1 × 2 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे 2 क्या है, 2 के
बराबर है। इसी प्रकार अगर मैं 6 का गुणनखंड कर रहा हूँ तो 1 × 2 × 3 प्राप्त हो रहा है। अब आप देखोगे 2 और 3, 1 2 3 है जो क्या है 6 से छोटा है, यानी कि 2 भी छोटा है। इसी प्रकार अगर हम लिखें 3 भी छोटा है, यानी कि इसमें यह कह रहा है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम, आप देखिए 6 का अगर गुणनखंड किया तो उससे कम आ रहा था, यानी कि 2 और 3 आ रहा था हमारे पास, या उसके बराबर होता है। अगर हम 2 का गुणनखंड कर दे तो 1 × 2 होता है, यानी कि 2 2 के बराबर है। इसी प्रकार 3 का अगर गुणनखंड करें तो 1 × 3 होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। यानी कि आपने देखा था कि अगर हम 5 को 1 से गुणा किया था तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, 5 हुआ था। यानी कि इसी प्रकार स्वयं की गुणज होती है, यानी कि अगर हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो स्वयं भी प्राप्त होता है, यानी कि स्वयं की गुणज भी होती है। अगला जो टॉपिक है, यानी कि अगला जो बिंदु है वो कह रहा है किसी संख्या का गुणज उस संख्या को और प्राकृतिक संख्या के गुणनफल से प्राप्त होता है, यानी कि गुणनफल होता है। तो हमने देखा था कि अगर हमें 5 के गुणज याद करने थे तो हमने 5 × 1 किया था, यानी कि हमने शुरुआत की थी 1 से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे शून्य को सम्मिलित नहीं किया, हम प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि यह कह रहा है कि किसी संख्या गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होती है। यानी कि 5 को अगर 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 5 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, एक प्राकृतिक संख्याओं से गुणा हो गया। अगर 2 से गुणा कर दें तो 3 से गुणा कर दें, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, यानी कि किसी संख्या का जो गुणज है वो या तो उसके बराबर और या उससे बड़ा होता है। जिस प्रकार मान लीजिए हमारे पास 5 था, हमने बात की थी कि 5 के जो गुणनखंड है वो क्या है, यानी कि हमने बात की थी कि 5 के गुणनखंड क्या है, 5 × 1 बराबर 5, यानी कि 5 जो है वो 5 के बराबर है। अगर दूसरे के लिए हम गुणज निकाला था तो वो था 10, यानी कि 10 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। तो यही बात कह रहा है कि या तो उसके गुणज बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है हमारे पास कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के अगर हम गुणजों की गिनती करें तो वह करना हमारे पास संभव नहीं है। जिस प्रकार हमने देखा था कि 5 के गुणनखंड 5 10 15 25, यानी कि ये लगातार चलते जाते हैं। अगर हमें एक सवाल में पूछिए कि 6 पदों का गुणज लिखिए तो हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर बढ़ती जाती है, इसकी संख्याओं की गिनती करना संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे उभयनिष्ठ अपवर्त्य गुणज की, यानी कि उभयनिष्ठ अपवर्त्य यह क्या है, गुणज, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स। कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो या गुणज हो। कहने का अर्थ है कि अगर मैं कोई 2 संख्याएं ले लूं और उनको ऐसी संख्याओं से गुणा कर दूं जिससे उनके पास जो गुणज प्राप्त होगा हमारे पास वो समान हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास संख्याएं थी 2 4 और 6। अब इनके लिए मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालूं तो वो क्या आएगा, यानी कि अगर मैं 4 को 12 से गुणा कर दूं तो ये आएगा हमारे पास 48। इसी प्रकार अगर मैं 6 को किसी प्रकार से किस संख्या से गुणा करूं, 6 को 8 से गुणा करता हूं तो ये भी आ रहा है हमारे पास 48। यानी कि 4 और 6 के लिए क्या हो गया हमारे पास, 4 और 6 के लिए उभयनिष्ठ गुणज क्या हो गया हमारे पास, उभयनिष्ठ गुणज जो हो गया हमारे पास 48। यानी कि 4 को मैंने ऐसे एक प्राकृतिक संख्या से गुणा किया, 6 को भी एक प्राकृतिक संख्या से गुणा किया, तो हमारे पास क्या आया, एक उभयनिष्ठ गुणज आ गया। और इसी को हमने कहा था कि अगर यदि हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाएगी यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो, यानी कि इनका जो गुणज है वो समान निकल गया, यानी कि ये एक उभयनिष्ठ गुण निकलेगी। यानी कि हमसे पूछ सकता है कि आप इस संख्या का उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए। कोई संख्याएं दे दी 2 और उनसे हमें पूछ लिया कि इनका उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा, तो हमें बताना है। तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो गुणनखंडों का जो लास्ट टॉपिक है, यानी कि हम कर रहे थे गुणनखंड गुणज और उनके गुण के अंदर हमारा ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये टॉपिक क्या कहता है, अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं। 2 संख्याओं का एक के अतिरिक्त यदि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं ऐसी ले दी गई जिनके अंदर एक के अलावा उनका कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है तो इसको हम सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे आप देख सकते हो 3 और 5, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें 3 और 5, यानी कि अगर मैं 3 के गुणनखंड की बात करूं तो 1 × 3 है, अगर मैं 5 के गुणनखंड की बात करूं तो 1 × 5 है। आप देखोगे 1 के अतिरिक्त हमारे पास कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका हम गुणनखंड अगर करें तो वह क्या हो, उभयनिष्ठ आएगा, यानी कि 1 जो है उसके अतिरिक्त कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो हमारे पास क्या प्राप्त हो, उभयनिष्ठ प्राप्त हो। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ दूसरे की, और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास है कि 15 और 17, दूसरा उदाहरण कह सकते हैं कि हम 15 और 17 की बात करें तो इनके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले 15 के अगर हम टुकड़े करें तो वो आते हैं 1 × 3 × 5, और अगर 17 की बात करें तो वो आते हैं हमारे पास 1 × 17। अब आप देखिए कि 1 जो है ना वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और ये कहा था कि अगर हमारे पास 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त न हो ना तो उसको हमने सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स कहा था। तो आज की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिकों को हल करना सीखा और देखा कि उनको किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं और उनको क्या कहते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हमें उसके कुछ क्वेश्चनों के